हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे हैं और कॉस्टिंग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी ज़बरदस्त चल रही है। मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। आज है अपना एपिसोड नंबर 6 और ये एपिसोड है सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10 और नाम है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इस चार्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर जाकर इन चार्ट्स को डाउनलोड कर लीजिए और दिन में 2 बार कम से कम 18 के 18 पेज रिवाइज करिए। एग्जाम तक आपके कॉन्सेप्ट बाय हार्ट हो जाएंगे, मतलब आपको पूरा याद रहेगा एग्जाम के अंदर फॉर्मेट क्या है, फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज है चैप्टर नंबर 10 प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। अच्छा, ये चैप्टर किसके लिए है? ये चैप्टर उन कंपनीज के लिए है जहां पर एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस लगाने पड़ते हैं। यानी कि पहले प्रोसेस 1 लगाया, फिर प्रोसेस 2 लगाया, फिर प्रोसेस 3 लगाया, तब जाकर कहीं फिनिश गुड्स बनकर आया। तो ये उनके लिए है चैप्टर। इस चैप्टर की खास बात यह है कि एग्जाम में जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है 10 नंबर का कम से कम आता है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि 5 नंबर का पूछे, नॉर्मली 10 नंबर या उससे ज्यादा का भी हो सकता है, चांसेस हैं। तो सबसे पहला सवाल तो वही है कि भाई जब प्रोसेस अकाउंट 2 या 2 से ज्यादा बनाने पड़े, यानी कि एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जब मल्टीपल प्रोसेस से रॉ मटेरियल को गुजारना पड़ता है तो बोलते हैं प्रोसेस एंड प्रोसेस अकाउंट बनते हैं वहां पर। तो यहां पर क्या निकालते हैं? अब देखो, एक प्रोसेस के अंदर जो भी हमने बनाया उसको अगर वो बन गया उस प्रोसेस के हिसाब से, तब तो चला जाएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में, और अगर नहीं बनाए तो वहां पे क्या बच जाएगा? स्टॉक के रूप में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रोसेस अकाउंट के अंदर बेसिकली हम 3 चीजें निकालना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि हर प्रोसेस के अंदर कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई, ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन ईच प्रोसेस। दूसरी बात, वो फिनिश गुड्स जो हमने अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिए हैं उन्हें बनाने में खर्चा कितना आया। तीसरी बात, अगर हमने स्टॉक के रूप में रख रखे हैं, मतलब अभी सारे के सारे फिनिश गुड्स नहीं भेजे, कुछ स्टॉक के रूप में रख लिए, बाद में भेजेंगे। ध्यान देना, ये फिनिश गुड्स प्रोसेस के लिए फिनिश गुड्स है, प्रोसेस के लिए। अभी इसको फर्दर प्रोसेस करना बाकी हो, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर 2 बातें हो सकती हैं। मार्केट में भी बिक सकता है, ये कई बार होता है, किसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की मार्केट होती है तो मार्केट में बिक जाता है वो, तो वो भी यहां पर आ जाएगा। तो प्रोसेस अकाउंट बनाने के ये 3 रीजन है मेन। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉसेस। प्रोसेस अकाउंट के अंदर आपको 2 प्रकार के लॉसेस मिलेंगे, एक होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा होता है आपका एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस जो होना ही होना है, जिसको कंपनी चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकती, उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। मान लो एक कंपनी ने 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए और कंपनी को मालूम है कि ऑन एन एवरेज 2% का नुकसान होता ही होता है, तो 200 यूनिट क्या हो गया आपके? नॉर्मल लॉस यूनिट। लेकिन अगर कंपनी का नुकसान 300 यूनिट का हो गया, इसका मतलब क्या है? 100 क्या है वो? एक्स्ट्रा 100 एबनॉर्मल लॉस। लेकिन अगर नुकसान 150 का ही हुआ तो 50 क्या है? एबनॉर्मल गेन। यानी ये वो गेन है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। अच्छा, क्या प्रोसेस के अंदर कभी नॉर्मल गेन हो सकता है? आंसर इज नो। यानी कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ये 3 टर्म है। कभी नॉर्मल गेन वाली चीज कोई आपको नहीं मिलने वाली। प्रोसेस अकाउंट के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स बनते हैं। प्रोसेस अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कोई भी एनी अदर अकाउंट जो क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है। एग्जाम में जब प्रोसेस चैप्टर से क्वेश्चन आता है ना, तो चेक जरूर कर लेना कि क्वेश्चन ने कौन कौन से अकाउंट्स बोलने के लिए कहा है। तो जो बोलने के लिए कहा है वो सब तो क्या बन जाएंगे? आपके मेन अकाउंट्स। और उनके लिए अगर आपको कोई नोट बनाना पड़ा या कोई अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ा तो वो वर्किंग नोट का पार्ट होगा, मेन आंसर का नहीं। और वर्किंग नोट के लिए मैंने क्या बताया आपको? अगर कोई कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो तो वर्किंग नोट के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन मुंह से बोल दे कि वर्किंग नोट तो बनाने ही है, तब तो बात ही खत्म। तो क्वेश्चन अगर मुंह से ना बोले और वर्किंग नोट बनाना पड़े तो आपके ऊपर है ये चीज। अब कैलसी में कर सकते हो, कैलसी में कर लो। अगर वहां पे बनाना वर्किंग नोट तो ज्यादा खूबसूरती पर ध्यान मत देना, फटाफट लाइन खींच के बना देना। ये नहीं स्केल से खींचूंगा, हाथ से खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बचना चाहिए। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर सारे अकाउंट्स के फॉर्मेट मैंने इसमें दिए हुए हैं। एग्जाम के अंदर आपको इसी फॉर्मेट को यूज करना चाहिए।
प्रोसेस अकाउंट, डेबिट में क्या आएगा, मटेरियल इनपुट, कितना केजी या कितना यूनिट्स मटेरियल का इंट्रोड्यूस किया और वो किस कॉस्ट पे खरीदा था, फिर ऐड कर दो बाकी सारे खर्चे जो क्वेश्चन में दिए हुए हो। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगी प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, देखो नॉर्मल लॉस तो होना ही होना है, यह है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की सिर्फ आएंगी यूनिट्स और अमाउंट में क्या आएगा, स्क्रैप वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो वैल्यू कबाड़ी वाला देता है। भाई 10,000 यूनिट्स लगाई, 2% नॉर्मल लॉस है, मतलब 200 यूनिट बेकार हो गई। अब 200 यूनिट जो बेकार हो गई है उन्हें हम कूड़े में तो फेंकेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि यार कहीं ना कहीं से अपने कुछ ना कुछ मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रैप वैल्यू। तो प्रोसेस अकाउंट के अंदर नॉर्मल लॉस यूनिट्स आएंगी स्क्रैप वैल्यू पर, ठीक है, कॉस्ट पर नहीं आएंगी। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है या एबनॉर्मल गेन, ध्यान देना दोनों में से कोई एक ही होने वाला है, या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या फिर एबनॉर्मल गेन। अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा है तब तो होगा एबनॉर्मल लॉस, अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम है तो डिफरेंस क्या बन जाता है, एबनॉर्मल गेन। बट खास बात, एबनॉर्मल गेन हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, इसका जो अमाउंट है वो कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट के बराबर होता है। यानी कि एक सही यूनिट बनाने में, एक अच्छी यूनिट बनाने के अंदर पर यूनिट कितना खर्चा आया उसको मल्टीप्लाई कर दो बाई यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस, यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन और अमाउंट वाले कॉलम में डाल दो। इसके बाद बनेगा आपका बाई नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। ये क्या है, ये वो यूनिट्स हैं जो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दी गई है, इसके बारे में क्वेश्चन के अंदर बताया गया होगा। अच्छा, किस रेट पर आएंगी ये, किस अमाउंट पर, तो ये भी कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स के अमाउंट पर ही आएंगी। फिर बाई फिनिश गुड्स अकाउंट। अब देखो बाकी जो यूनिट्स बची है इस प्रोसेस के अंदर उसे कहां भेज दिया, फिनिश गुड्स अकाउंट के अंदर। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो वो जो हेल्ड एज स्टॉक है यानी कि अभी अगले प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं किया है, दूसरा यूनिट्स सोल्ड इन मार्केट। हो सकता है कुछ यूनिट प्रोसेस 1 के बाद भी मार्केट में बिक जाए। भाई जब हमारा खराब मटेरियल, जब हमारा नॉर्मल लॉस ही कबाड़ी वाला खरीद लेता है तो भाई ये तो गुड यूनिट है, तो गुड यूनिट तो मार्केट में कोई ना कोई खरीदेगा ही। ये किस पर आएगा, कॉस्ट पर। अच्छा, यहां पर ये कॉस्ट पे आ रहा है, इसके नीचे देखो जरा फिनिश गुड्स अकाउंट, तो यहां पर कॉस्ट पे आ गया, एंट्री ट्रांसफर हो गई। अच्छा, क्रेडिट में क्या आ रहा है, बाई सेल्स। सेल्स मतलब मार्केट में कितने का बेचा वो वाला अमाउंट, डिफरेंस क्या हो गया आपका, प्रॉफिट या लॉस। नॉर्मली क्या होगा यहां पर, भाई प्रॉफिट ही होगा, नुकसान में क्यों बेचेंगे हम। बैलेंस शीट में क्या आ गया, वो स्टॉक जो अभी अगले प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं किया है। देखो कई बार ये फिनिश गुड्स प्रोसेस 1 के बाद भी आ सकता है, ध्यान देना जरा। ये क्वेश्चन बड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है कि फिनिश गुड्स के कुछ यूनिट्स, मतलब प्रोसेस अकाउंट के कुछ यूनिट्स प्रोसेस 1 के भी, उसको भी हम फिनिश गुड्स मानते हैं। इस केस में होता क्या है कि एक प्रकार का आइटम है, उसको आप एज इट इज भी सेल कर सकते हो विदाउट फर्दर प्रोसेस इनटू, है ना, प्रोसेस 2 अप्लाई करने से पहले भी बेच सकते हो, या फिर इसको प्रोसेस 2 में फिर से फर्दर प्रोसेस करके बेच सकते हो। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्रोसेस 1 के बाद भी फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, ये स्पेशल केस है। अच्छा, नॉर्मली कहां से आएगा, नॉर्मली तो आखिरी वाला ही क्या बन जाएगा, फिनिश गुड्स वाला, फिनिश गुड्स अकाउंट, ठीक है ना बात को। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये रहा नॉर्मल लॉस अकाउंट। अच्छा, नॉर्मल लॉस की डेबिट वाली फिर कहां से आ रही है, प्रोसेस अकाउंट से, वहां पे थी क्रेडिट साइड में, यहां पर कहां पे आ गई, डेबिट साइड में। अच्छा, ये क्या है, बाई बैंक, कबाड़ी वाले को बेचने पर जो पैसा मिला, डिफरेंस क्या, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में जाएगा। ध्यान देना, नोट नंबर 1, नॉर्मल लॉस यूनिट कैन नॉट एक्सीड नॉर्मल लॉस यूनिट कैन नॉट एक्सीड एक्चुअल लॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल लॉस हुआ मान लो 200, एक्चुअल लॉस हुआ 150। अब आप बताओ, असली में खराब तो 150 ही बनी है ना, तो बेचेंगे कितनी कबाड़ी वाले को, 150, 200 नहीं बेचेंगे। वही बात लिखी हुई है कि नॉर्मल लॉस की जो सेल कर रहे हैं ना, दिस यूनिट्स कैन नॉट एक्सीड एक्चुअल लॉस। फिर आगे बढ़ते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट वाली फिगर कहां से आई, प्रोसेस अकाउंट से। क्रेडिट में क्या आ रहा है, बाई बैंक, ये भी क्या है, स्क्रैप वैल्यू। डिफरेंस क्या है, कॉस्टिंग पेयर का प्रॉफिट या लॉस, नॉर्मली यहां पे लॉस ही होगा। अगला है एबनॉर्मल गेन अकाउंट। राइट में जो फिगर कहां से आ रही है, वो प्रोसेस के डेबिट से। नॉर्मल लॉस अकाउंट कहां से आया, ये आपका, ये आया आपका नॉर्मल लॉस अकाउंट से।
और डिफरेंस कहां जा रहा है आपका, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट अगर आपको याद है तो प्रोसेस अकाउंट में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। इस चैप्टर की खास बात यह है कि 10 नंबर का यह कम से कम आएगा ये वाला चैप्टर। और दूसरी खास बात यह है कि अगर आप अपने कैटेगरी ए क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक दिन पहले या 1.5 दिन, मतलब एक दिन पहले उसको देख लो, आंसर को एक बार वेरीफाई कर लो, एग्जाम में आराम से कर लोगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको समझ में आनी चाहिए सीक्वेंस, फिर तो करना आसान है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में क्या होता है, जैसे मान लो 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2। तो डिपार्टमेंट 1 के अंदर होता है प्रोसेस 1, डिपार्टमेंट 2 में होता है प्रोसेस 2। तो डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर बोलता है कि भाई डिपार्टमेंट 1 में प्रोसेस करने के बाद जब मैं डिपार्टमेंट 2 में भेजता हूं तो प्रॉफिट ऐड क्यों नहीं करता, मैं तो प्रॉफिट ऐड करूंगा। बात को समझना। डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर बोलता है कि जब मैंने अपना काम पूरा कर दिया तो अपने काम पूरा करने के बाद उसमें कुछ प्रॉफिट तो मैं ऐड करूंगा ना, क्योंकि मेरा फिनिश गुड्स किसका, मेरा किसका, प्रोसेस 1 का। ध्यान देना, प्रोसेस 1 का फिनिश गुड्स मार्केट में भी बिक सकता है। तो ऐसे केस के अंदर जब कंपनी आपस में डिपार्टमेंट्स को प्रॉफिट चार्ज करना अलाउ करती हो तो प्रोसेस अकाउंट में क्या चेंज आएगा, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट तो वही रहेगा, बस कॉलम आपके ये 3 बनेंगे, पहले में आएगा कॉस्ट, दूसरे में प्रॉफिट और तीसरे में ट्रांसफर प्राइस। ध्यान देना, यहां पर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये जो अमाउंट आएगा ना इस पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखो ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 1 का ही है, अगर ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 1 का ही है तो प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 2 के पास है तो प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला स्टॉक प्रोसेस 1 से आया होगा और प्रोसेस 1 के जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने प्रॉफिट तो इसमें ऐड किया होगा। तो ध्यान देने की बात है कि प्रॉफिट प्रोसेस 1 में के ओपनिंग स्टॉक में नहीं होगा, बाकी सब में होगा। तो कॉस्ट आ गई, कॉस्ट प्रॉफिट तीनों टोटल क्या आ गया, ट्रांसफर प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइस। इससे क्या करना है अपने को, बाकी सारे खर्चे ऐड कर देने, खर्चे वहां भी ऐड कर देते, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। ठीक है, सारे खर्चे ऐड कर दिए। अच्छा जी, इसके बाद आ गया आपका प्राइम कॉस्ट, तीनों सबको ऐड कर दो, प्राइम कॉस्ट इसे बोल दिया मैंने डी, कॉस्ट वाले अमाउंट को। अच्छा, ट्रांसफर प्राइस को मैंने बोल दिया ई, टोटल को। अब मुझे निकालनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट खुद से निकालनी होती है। कई बार कॉस्ट देगा तो ट्रांसफर प्राइस निकालना पड़ेगा, कई बार ट्रांसफर प्राइस देगा तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपको ट्रांसफर प्राइस दिया हुआ है एफ, तो डी मल्टीप्लाइड बाई एफ डिवाइड बाई ई क्या आ जाएगी आपकी कॉस्ट, और डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये आ गया नेट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक प्लस खर्चे माइनस क्लोजिंग क्या आ गया, नेट बैलेंस। इसमें ऐड कर दो फैक्ट्री ओवरहेड, आ गया टोटल कॉस्ट, और उसके बाद अपना प्रॉफिट जो ये कमाना चाहते हैं अगले प्रोसेस में ट्रांसफर करने से पहले उसको ऐड कर दो बस। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट का इस्तेमाल होगा जब कंपनी डिपार्टमेंट्स में इंटर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, इंटर ट्रांसफर एट प्रॉफिट अलाउ करती है। कुछ खास पॉइंट नीचे लिखे हुए देखो, नॉर्मली इंटरनेट ट्रांसफर वाले केस के अंदर सेलिंग ओवरहेड नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नॉर्मली नहीं होगा, एडमिन ओवरहेड हो भी सकता है और ना भी हो। तो कुल मिलाकर ये खर्चे ऐसे हैं जो सेलिंग वाले ये नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इंटरनली बेचने के लिए कभी भी ऐड तो करना नहीं पड़ता कंपनी को, कंपनी मतलब डिपार्टमेंट को। आगे बढ़ते हैं, वही बात कि प्रोसेस 1 के ओपनिंग स्टॉक में शुरू में प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन फर्दर प्रोसेस में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड बाई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक के अंदर नॉर्मली प्रॉफिट का एलिमेंट होगा। क्यों, ये ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस प्रोसेस से ट्रांसफर होकर आया है, तो ये प्रॉफिट कहां चले जाएगा, कॉस्टिंग पीएल के क्रेडिट साइड में, ओपनिंग का क्रेडिट में, क्लोजिंग का डेबिट में। उसके बाद प्रोसेस अकाउंट और फिनिश गुड्स अकाउंट, यहां का प्रॉफिट कहां जाएगा, क्रेडिट अकाउंट में, और डिफरेंस क्या होगा, नेट प्रॉफिट और लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक नए केस की। इस नए केस में क्या है कि क्वेश्चन के अंदर आपको WIP गिवन होगा। WIP मतलब फिनिश गुड्स अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको WIP दिया गया है तो समझ जाना कि ये तीसरे वाले मेथड से सॉल्व होगा। तीसरा मेथड मतलब पहले वाला क्या था, नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट, दूसरे वाला
एट प्रॉफिट ट्रांसफर, और तीसरे वाला WIP वाला केस। तो यहां पर जब क्वेश्चन के अंदर आपको WIP दे रखा हो, ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP, तो समझ जाना कि यहां पर जो अकाउंट्स मैंने बताए थे आपको, प्रोसेस अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट और एनी अदर अकाउंट, उसके पहले बनेंगे 3 एडिशनल स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। लॉजिकली समझो कि पहले वाले स्टेटमेंट के अंदर क्या आएंगी कि प्रोडक्शन जो WIP है वो कितने यूनिट्स के बराबर है। मान लो मैं बोलता हूं कि 100 यूनिट्स ऐसी हैं जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो आपने पूछा भाई कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं तो कितना कंप्लीट है, तो मैंने कहा 80%। इसका मतलब ये हुआ कि 100 यूनिट 80% कंप्लीट है, मतलब 80 कंप्लीट यूनिट्स के बराबर है, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 80। तो पहले वाले में क्या निकालते हैं हम, इक्विवेलेंट यूनिट्स, दूसरे वाले में कॉस्ट पर यूनिट, तीसरे वाले में इवैल्यूएशन, तीसरे वाले में बेसिकली क्या निकालते हैं हम, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट, एबनॉर्मल गेन का अमाउंट, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का अमाउंट। तो ये सारे अमाउंट निकालते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर। ये सारे अमाउंट्स कहां पे आते हैं, प्रोसेस अकाउंट के अंदर। प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां पर 2 मेथड है, फीफो और वेटेड एवरेज। फीफो मतलब जो WIP है उसी से फिनिश गुड्स पहले बनाया गया, वेटेड एवरेज मतलब पता नहीं पड़ रहा जी कहां से बनाए, फिनिश गुड्स बना तो है बट ये कंफर्म नहीं कर सकते आपको कि ओपनिंग से बना है या नई वाली यूनिट से बना है। तो ये रहा आपका एग्जांपल दे रखा है मैंने यहां पर कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 900 यूनिट्स हैं साल के आखिरी में एज क्लोजिंग WIP, और क्वेश्चन में गिवन है डिग्री ऑफ कंप्लीशन है विद रेस्पेक्ट टू मटेरियल 80%, विद रेस्पेक्ट टू लेबर 70% एंड विद रेस्पेक्ट टू ओवरहेड 30%। तो ध्यान देना जरा, 900 का 80% 720, इसका मतलब क्या हुआ कि 900 यूनिट्स जो अभी बनी नहीं है पूरी तरीके से, उन पर लगने वाला मटेरियल का खर्चा इतना हो चुका है जो कि 720 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर है, इक्विवेलेंट के बराबर है। ऐसे ही आपका विद रेस्पेक्ट टू लेबर 630, विद रेस्पेक्ट टू ओवरहेड 270। देखो ये फॉर्मेट है आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स को बनाने का। लेफ्ट में क्या आएगा, इनपुट ओपनिंग WIP एंड यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। राइट में क्या आएगा, ओपनिंग WIP नाउ कंप्लीटेड, यानी पहले क्या थे वो वर्क इन प्रोग्रेस, अब क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, बन गए। तो उसके बाद यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, यानी इस साल में कितना मटेरियल हमने लगाया और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया। तीसरा क्लोजिंग WIP, भाई जब ओपनिंग शुरू में हो सकता है तो साल के आखिरी में क्लोजिंग भी हो सकता है कि साल के आखिरी में इतनी यूनिट्स बनी है, इतनी यूनिट्स बची हैं जो पूरी तरीके से अभी नहीं बनी है। नॉर्मल लॉस, और उसके बाद डिफरेंस क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। अच्छा डिफरेंस अगर पॉजिटिव आए तो क्या बोलेंगे इसको हम, एबनॉर्मल लॉस। डिफरेंस अगर नेगेटिव आए तो क्या बोलेंगे इसको हम, एबनॉर्मल गेन। डिफरेंस निकालना कैसे है, तो लेफ्ट साइड का टोटल लो, पहले इनपुट का टोटल माइनस कर दो ऊपर के सारे आइटम्स, ओपनिंग WIP, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, क्लोजिंग WIP, नॉर्मल लॉस। तो डिफरेंस या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आए तो एबनॉर्मल लॉस और नेगेटिव आए तो एबनॉर्मल गेन। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। अच्छा एग्जाम के अंदर डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर आपको दी गई है तब तो वही होगी, और अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दी गई है तो कुछ बातें हैं बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले बात करता हूं WIP की, ओपनिंग WIP। तो इस साल कितना % काम हमने ओपनिंग WIP पे किया, कैसे निकालें, पिछले साल कितना हुआ था उसको माइनस कर दो 100% में से। अगर पिछले साल 40% काम कर चुके थे तो इसका मतलब है कि 60% काम इस साल किया होगा। तो ये बात होगी ओपनिंग WIP की। दूसरा यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड, सेकंड है आपका यूनिट्स इंट्रोड्यूस इन करंट पीरियड एंड कंप्लीटेड, यानी कि हमने इस साल यूनिट्स ऐड करी एज एन इनपुट और इस साल ही कंप्लीट कर लिया। तो इस साल कितना काम किया हमने उसके ऊपर पूरा 100%। इसके बाद है क्लोजिंग WIP, जो परसेंटेज क्वेश्चन में दी गई वही मान लेंगे। चौथा है नॉर्मल लॉस की कंप्लीशन। देखो नॉर्मल लॉस यूनिट खराब होती है, होंगी ही, ऐसा कंपनी को पहले से ही मालूम है। इन पर भी थोड़ा बहुत काम तो हो ही जाता होगा, बट हम इसे मानते क्या हमेशा, ऑलवेज 0%। अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो अगर क्वेश्चन ने कुछ परसेंटेज दी है कि एबनॉर्मल लॉस होने से पहले हम इन पर इतना % काम कर चुके थे तब तो वही मान लेंगे, और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला चुपचाप है तो 100%। अगला पॉइंट है एबनॉर्मल गेन।
ऑलवेज 100%। इसके पीछे रीजन क्या है भाई? ये एबनॉर्मल गेन है, ये यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गई हैं। हमने सोचा था 200 का लॉस होगा, लॉस तो मगर 150 का ही हुआ है, मतलब 50 एक्स्ट्रा बन गई। तो यहां पर कंप्लीशन कितना हुआ होगा? पूरा 100%। अच्छा, काम कितना हुआ होगा? पूरा 100%। इसके बाद है, कई बार क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस को निकालने के लिए अलग अलग बेसिस देता है वो। कई बार बोलता है एज ए परसेंटेज ऑफ करंट इनपुट, कई बार बोलता है नॉर्मल लॉस इज X% ऑफ प्रोडक्शन या X% ऑफ टोटल इनपुट। तो ये टर्म का मतलब क्या है? देखो, ओपनिंग WIP में अगर मैं यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा टोटल इनपुट, टोटल इनपुट। और टोटल इनपुट में से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा यूनिट्स प्रोसेस्ड। इसी को मैं प्रोडक्शन भी कह सकता हूं, और यूनिट्स इंट्रोड्यूस को ही हम करंट इनपुट भी कहते हैं। तो 3 टर्म मिल गए, करंट इनपुट, टोटल इनपुट और यूनिट्स प्रोसेस कह लो या प्रोडक्शन कह लो। तो कई बार क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस निकालने के लिए अलग अलग बेसिस देता है, तो हम समझ गए, हम निकाल लेंगे आराम से। अगला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बहुत सिंपल है, मैं आपको बोलूं कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। यहां पर क्या करना है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। निकल के आ गई आपकी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। थर्ड आपका स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अच्छा, पहले हम किससे मल्टीप्लाई करते थे कॉस्ट निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए? प्रोसेस अकाउंट वाला, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट यही तो है जो अभी निकाली हमने स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर। तो करना क्या है? इसी को मल्टीप्लाई कर देना है बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से। तो क्वेश्चन के अंदर WIP गिवन हो तो इसका इस्तेमाल होगा इस प्रकार से। चलिए अब बात करते हैं फीफो मेथड की और वेटेड एवरेज मेथड की। जरा ध्यान देना, फीफो का मतलब क्या है कि जो पहले अन बना हुआ था, जो पहले कम बना हुआ था, उसको हमने बाद में पहले बनाया है। मतलब फिनिश गुड्स को जब बनाना चालू किया अगले साल, तो सबसे पहले हमने उसको बनाया जो पहले अधूरा बना था। और नॉर्मली होना भी यही चाहिए ना। अगर 31 दिसंबर को कोई आइटम अधूरा बना है तो 1 जनवरी को जब वर्कर आएंगे तो उसको ही बनाएंगे ना पहले, तो कि यार ये आधा कर दिया हमने, आधा और कर लेते हैं। इसको बोलते हैं फीफो मेथड। तो ये कब लगता है? जब आइटम वाइज आइटम आइडेंटिफाई कर पाना पॉसिबल हो। अब बात करता हूं हलवाई की। हलवाई समोसे तलता है ये। अब मान लो 31 दिसंबर की शाम को 12 समोसे ऐसे थे जो उसने बना तो लिए थे लेकिन तलना बाकी था। समझना बात को, बना लिए थे, कच्चे थे, अभी तलना बाकी था। अगले दिन जब वो आया उसने और समोसे बनाए और सारे समोसे एक साथ ही तल लिए। अब जो समोसे सारे तल जा चुके हैं तो उनको देखकर क्या हलवाई बता सकता है कि कौन सा समोसा कल का है और कौन सा आज का? नहीं बता सकता। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। यानी कि मुझको नहीं मालूम ये कौन से वाला पुराना है, कौन से वाला नया है। तो अगर सिचुएशन ऐसी हो तो कंपनी फॉलो करेगी वेटेड एवरेज मेथड को, अदरवाइज फीफो मेथड को। अब देखो यहां पर जो मैंने आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट, वहां पर पूरा बना के दिखा रखा आपको। यहां पर नंबर डालेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ एक फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट से आप आसानी से समझ जाओगे। 17 16 नंबर का मतलब है यहां से आया 16, 17 का मतलब है यहां से आया 17, 18 का मतलब है यहां से आया 18। समझ गया बात को? तो ये नंबरिंग से आप फॉर्मेट को समझ जाओगे। मैं आपको फॉर्मेट का कंक्लूजन बता देता हूं जी। कंक्लूजन है स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 3 वो तो सेम ही है, बट डिफरेंस हल्का सा उसके अंदर है, बताऊंगा आपको। मेन है स्टेटमेंट नंबर 2। तो 2 में क्या है? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये मैंने कहां से निकाली? स्टेटमेंट नंबर 1 से। तो ध्यान देना, ओपनिंग WIP नाउ कंप्लीटेड, ये कब होगा? फीफो के अंदर। लेकिन अगर मेथड हो आपका वेटेड एवरेज तो यहां पर वो चीज नहीं आएगी ओपनिंग WIP नाउ कंप्लीटेड। क्यों? कंपनी को नहीं पता कि कौन सा ओपनिंग वाला है, कौन सा नया वाला है। तो यहां पे क्या बोलेंगे? यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। और सभी में क्या आने वाला है? कंप्लीशन 100%। तो एक डिफरेंस तो आपका ये है। डिफरेंस नंबर 2, देखो यहां पर कैसे निकालेंगे कॉस्ट? इस साल जो WIP था ओपनिंग वाला, उसमें पिछले साल कितना खर्चा किया हमने, प्लस उसके ऊपर करंट में कितना खर्चा किया, निकाली टोटल कॉस्ट, डिवाइड बाय कर दिया यूनिट्स, आ गई कॉस्ट पर यूनिट। समझ गए लॉजिक? पिछले साल WIP पर कितना खर्चा किया था, प्लस इस साल WIP पे कितना खर्चा किया, इस साल बाकी नई यूनिट्स पे कितना खर्चा किया, तीनों को ऐड कर दो। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, पिछले साल ओपनिंग पे कितना खर्चा किया, इस साल ओपनिंग प्लस नए वाले पे कितना खर्चा किया, इन दोनों को ऐड कर दो। क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल
यूनिट्स। और क्या निकल आएगी? कॉस्ट पर यूनिट। तो एक बार कॉस्ट पर यूनिट आ गई तो फिर सिंपली क्या करना है आपको? इनकी इक्वल से मल्टीप्लाई करना है और आपका अमाउंट निकलता आएगा। तो यही है फॉर्मेट इसका। प्रोसेस बनाएंगे इसके बाद बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है आपका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, और ये लिखा है आपका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। इस चैप्टर में आखिरी में है क्या? एक फिनिश गुड्स को बनाने के अंदर कई बार कंपनी को ऐसा, एक फिनिश गुड बनाते वक्त कई बार ऐसा होता है कि एक बनाने के साथ साथ दूसरा बन गया। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी एक फिनिश गुड्स बनाना चाहती है और दूसरा वाला इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस का बन जाता है। मतलब अगर एक प्रोसेस से दो फिनिश गुड्स बनते हैं और दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है तो उनको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन अगर एक की कम है और एक की ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। जैसे देखिए सीए कर रहे हैं, सीए बन जाने के बाद ऑटोमेटिक आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी माना जाएगा। ऑटोमेटिक मतलब आपको एमकॉम करने की जरूरत नहीं है। आपने सीए कर लिया तो भैया आप एमकॉम भी हो। तो बताओ ज्यादा वैल्यू किसकी है? सीए डिग्री की, एमकॉम वाली डिग्री की? सीए डिग्री की। तो सीए क्या हो गया आपका? मेन प्रोडक्ट। और आपका एमकॉम क्या हो गया? लेकिन अगर ऐसा होता कि सी की वैल्यू बराबर और एमकॉम वाले बंदे की वैल्यू बराबर, तो इसे क्या बोलता फिर? जॉइंट प्रोडक्ट। ये डिफरेंस क्या होगा? इस चैप्टर के पास क्या है? कॉमन खर्चा हुआ दोनों को बनाने में, चाहे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट हो, चाहे दोनों जॉइंट प्रोडक्ट हो चाहे बाय प्रोडक्ट हो, तो कॉमन खर्चा हुआ। इस कॉमन खर्चे को कैसे मैं कॉमन खर्चे को कैसे मैं प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड करूं? मैंने खर्चा किया प्रोसेस के ऊपर 5,000 रुपए का, 5,000 से बन गए दो फिनिश गुड्स, एक ही बनी 1,000 यूनिट्स, एक ही बनी 500 यूनिट। तो कैसे इस खर्चे को उन दोनों में डिवाइड करूंगा? पूरे का पूरा इसमें काफी सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है फिजिकल यूनिट मेथड। ये मेथड क्या बोलता है कि जॉइंट कॉस्ट को क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड के रेशो में बांट दो। दूसरा मेथड है सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड। ये बोलता है कि जॉइंट कॉस्ट को उनकी सेल्स वैल्यू के रेशो में बांट दो। यानी कि जब वो प्रोडक्ट सेपरेट हो गए थे, अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते थे हम, उस टाइम पर जो उनकी मार्केट में सेल वैल्यू थी उसके रेशो में बांट दो। तीसरा मेथड है आपका एनआरवी मेथड। ये क्या बोलता है? जॉइंट कॉस्ट को हर प्रोडक्ट की एनआरवी के रेशो में बांट दो। एनआरवी कैसे निकलती है? सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये आ गई आपकी एनआरवी। तो दोनों की एनआरवी निकालो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और इस रेशियो में बांट दो। यहां पे दो कंडीशन ध्यान देने जरा। कंडीशन नंबर 1, सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट इज नॉट नोन, वरना तो हम मेथड नंबर 2 लगा लेते। दूसरा, प्रोडक्ट इज सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। मेथड नंबर 4 क्या बोलता है कि एवरेज कॉस्ट निकाल लो। 1,000 ये बनी, 1,500 वो बनी, यानी 1,500 बनाई हमने, तो 1,500 बना, इतना खर्चा हुआ, तो बताओ जरा पर यूनिट कितना? तो इसे क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट मेथड। अगला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जॉइंट कॉस्ट को यानी कॉमन कॉस्ट को पहले वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट में डिवाइड करते हैं कि भाई कितना हिस्सा तो वेरिएबल है और कितना हिस्सा फिक्स है। जो वेरिएबल वाला हिस्सा है उसको बांट देते हैं यूनिट्स के रेशो में, और जो फिक्स वाला हिस्सा है उसको बांट देते हैं कंट्रीब्यूशन के रेशो में। कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगला मेथड नंबर 6, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरबी मेथड। ये मेथड बेहद इंपॉर्टेंट है कमिंग अटेम्प्ट के लिए। ध्यान देना, यहां पर जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है एज ए बैलेंसिंग फिगर, यानी कि सेल्स वैल्यू में से सारी कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट माइनस कर दो, आखिरी में जो बच गया वो क्या होगा? जॉइंट कॉस्ट। जैसे यहां पर किया करके दिखाया फॉर्मेट के अंदर, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, इसमें से माइनस करा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और माइनस कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने? सेल्स मल्टीप्लाइड बाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है यार कि टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, आगे के टोटल प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, तो प्रॉफिट भी कर दो, माइनस क्या आ गया? जॉइंट कॉस्ट। ध्यान देना, एज ए बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि इस मेथड के अंदर कभी कभी जॉइंट कॉस्ट नेगेटिव भी आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं जी।
अगला है डिसीजन एज टू गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और नॉट। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है डिसीजन एज टू गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और नॉट। फिनिश गुड्स हमने बना लिया है, अब सवाल यह है कि उसको फर्दर प्रोसेस करें कि ना करें। तो अगर फर्दर प्रोसेस करने से प्रॉफिट होता है तब तो कर लो, लेकिन अगर फर्दर प्रोसेस करने से प्रॉफिट नहीं होता तो मत करो। यानी कि सीए बन गए हो आप, सीए बनने के बाद आईएएस करूं कि नहीं करूं? तो अगर आईएएस बनने से प्रॉफिट में इंक्रीज होता है, यानी कि सैलरी में इंक्रीज होता है, तब तो कर लो। यानी कि सीए बनने पर अगर 1 लाख रुपए महीना मिलता है और आईएएस करने के बाद वो 2 लाख रुपए महीने में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप ये निकालो कि आपको मिलने वाली इंक्रीमेंटल इनकम क्या आईएएस करने में लगने वाले खर्चे से ज्यादा है? भाई अगर इनकम खर्चे से ज्यादा है इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट है। अगर इनकम खर्चे से कम है, यानी खर्चा ज्यादा है इनकम कम है, तब तो मत करो। सिंपल है। तो वही कहानी यहां पर भी कंपनी केस में होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई फिनिश गुड्स ए तो बन चुका है, इसको सुपर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो करें कि ना करें? सिंपल सी फॉर्मेट है, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेल्स वैल्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? इंक्रीमेंटल सेल्स। इंक्रीमेंटल सेल्स में से माइनस कर दो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फर्दर प्रोसेसिंग कर लो, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो फर्दर प्रोसेसिंग मत करो। ये बोलता है जी कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट जॉइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इंपॉर्टेंस बोले तो जिसकी सेल्स वैल्यू ज्यादा है, जिससे कमाने वाला प्रॉफिट ज्यादा है, और बाय प्रोडक्ट सेल्स वैल्यू कम है, कमाने वाला प्रॉफिट कम है। तो ऐसे में करते क्या है, सबसे पहले निकालते हैं स्टेप नंबर 1 के अंदर जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे? सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस कर देंगे कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, और साथ में माइनस करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो जो बच गया वो क्या है? अब भाई टोटल सेल्स में से आपने सारी कॉस्ट घटा दी, प्रॉफिट भी घटा दिया, तो बचा क्या? जॉइंट कॉस्ट। यानी क्या निकल के आ गया? जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। अभी निकालना है जॉइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। कैसे निकालूं? सिंपल है, टोटल जॉइंट कॉस्ट माइनस जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो आपकी जॉइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट निकलकर आ जाएगी। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहां पे खत्म होता है जी। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला चैप्टर है आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं स्टडी मैट से। तो उम्मीद करता हूं कि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यह एपिसोड आपको मल्टीपल टाइम सुनने चाहिए। जब आपका पढ़ाई करने का मन ना हो, आप थक गए हो, आपको लगता हो कि यार इस टाइम, ये टाइम मेरा लेस प्रोडक्टिव टाइम है, तो इस प्रकार की वीडियोस को देखने से आप अपने उस टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगले एपिसोड के अंदर। थैंक यू।